सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप अपने चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पर हैं और जिसको मैंने और मेरा नाम छोटू है और हम यहाँ से आपको शुरुआत करेंगे। आज ये आपका कैसे अध्याय सात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखाएं। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे किस तरह जीवन रेखाएं हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीजों की जरूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति को इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है। परिवहन संलग्न है, देखेंगे, और कुछ व्यक्ति भी हैं इसमें संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है उन्हें व्यापारी कहा जाता है। आप देखेंगे व्यापारी का डिफिनेशन आप पा चुके हैं। यहाँ माने जो व्यक्ति उत्पाद को उपभोक्ताओं माने ग्राहक तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साथ माने के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। देखेंगे सक्षम माने जो सही परिवहन के साधन है। देखेंगे वस्तुओं तथा सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र पर किया जाता है। अब देखेंगे 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे देखेंगे स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। और नीचे अब देखेंगे बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र और देखेंगे आगे में विस्तृत वृद्धि हुई व्यापार तथा विकास क्षेत्र में। और सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहनों से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। कि सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन की वजह से परिवहन का यह विकास संचार माने साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, माने जुड़े हुए हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। आप देखेंगे इसके सामाजिक विकास में क्या क्या सहायक है। आप देख सकते हैं रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं।
स्थानीय स्थानिक से अंतरराष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। हमने इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अब इस अध्याय में हम लोग देखो जो जो पढ़ेंगे आप देख सकते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। माने सघन माने जो घना हुआ, सक्षम माने जो सुव्यवस्थित है जाल। अब हम देखेंगे नीचे किस तरह, और नीचे जाने से पहले हम पहले ये आप देख सकते हैं परिवहन के साधन को आकार माने तीन भागों में बांटा गया था, वो क्या क्या प्रकार देखेंगे। परिवहन के साधन देखेंगे, पहला आप देखेंगे स्थल। अब स्थल पर देखेंगे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, और अभी इसके बारे में हम पूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे। और फिर जल देखेंगे तो आप जल आंतरिक परिवहन और समुद्री परिवहन। और फिर वायु में आप देखेंगे तो देखेंगे अंतरराष्ट्रीय से विमान सेवा और घरेलू सेवा माने कि अपने देश की सेवा। और घरेलू में आप देखेंगे सार्वजनिक परिवहन और निजी सेवा। इसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। और जैसा कि अब आपका आ गया परिवहन, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब देखेंगे परिवहन, स्थल परिवहन पहले हम देखेंगे। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वालों देशों में से एक है। सड़क जाल माने कि जहां अधिक सड़कें पाई जाती हो। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। माने यहाँ समझ लीजिए, यहाँ सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। लाख याद रखिए आप। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से भले प्रारंभ हुआ, रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। अब देखेंगे कैसे सुविधाजनक है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता निम्न कारणों से है। देखेंगे क्या कारण है सड़क परिवहन को बढ़ रही। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। माने ढाल वाले में भी बना सकते हैं आप। अधिक ढाल पर्वता या पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों कम दूरी व कम वस्तुओं तक परिवहन में सड़क मितव्ययी है। माने नजदीक जाना है तो आप थोड़ी ना रेल से जाना सोचेंगे। जैसे अब आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आप माने कि आपको रेल की सुविधा वहां थोड़ी ना 10 किलोमीटर आपको प्रोवाइड मिलेगी। जैसे आप गांव साइड जाएंगे तो रेल थोड़ी ना गांव साइड मिल जाएगी आपकी, और तब आपको परिवहन सुविधा सड़क का ही सहारा लेना पड़ेगा। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सड़क तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी रूप से भी कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री मार्ग पतनों को जोड़ती हैं। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। आप देखेंगे क्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें अतः इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं।
आप देखेंगे 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की मानचित्र देखें जाता है, इनको भी मानचित्र वाले कार्य में हम लोग कर लेंगे। और शुरुआत करें स्वर्णिम चतुर्भुज, और माने पहला आप देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जिसे कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हाईवे। और इसके बारे में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। और इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारे जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देखेंगे आप उत्तर दक्षिण गलियारा देख लीजिए आप, जैसा कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और आप देखेंगे तथा द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर माने असम में जो है, तथा पोरबंदर गुजरात को जो गुजरात में है को जोड़ता है। आपको देख लेंगे पूर्व पश्चिम और दक्षिण, उत्तर दक्षिण याद रखिएगा आप। और गांव माने कि आप एरिया को भी याद रखिए, जैसे सिलचर असम में है जो, और पोरबंदर गुजरात में। इस महामार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना। आप देखेंगे मेगा सिटी में यह राजमार्ग परियोजना भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार में है। NHAI का आप कह सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हम नीचे देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। अब देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण CPWD के अधिकार में होता है। आप CPWD का पूर्ण विस्तार आप देख सकते हैं, माने इंग्लिश में सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जैसा कि आपका ये लखनऊ में भी है इस समय, और हम वहीं पर बैठकर भी वीडियो भी बना रहे हैं CPWD से। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे, आप याद रखिएगा, राजमार्ग संख्या 1 को क्या कहा जाता है? अमृतसर के मध्य, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। और अब हम नीचे देखेंगे एक क्रियाकलाप दिया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 3 मार्ग पर आने वाले स्थानों के नाम बताएं। और आपको मैं दिखा दूंगा, मैप में दिखा दूंगा, आपको दिखा रहा हूं, तब फिर आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका ये है नेशनल, आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 2, और यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से, यहाँ दिल्ली आपका दिल्ली से कोलकाता तक है। और बीच में आपका क्या क्या पड़ता है? आगरा पड़ता है और कानपुर पड़ता है, और आप देख सकते हैं कि धानबाद पड़ता है। और फिर आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और हम और आपको दिखा दें नेशनल हाईवे 3। आपको नेशनल हाईवे 3 कहाँ से दिखाया जाएगा? हाँ, यहाँ से नेशनल हाईवे 3 आपको दिखाएंगे। और आप ये नेशनल हाईवे 3 आप देख सकते हैं, जो कि अलीगढ़ से शुरुआत है। हाँ, अलीगढ़ से शुरुआत, अरे आगरा से, सॉरी, आगरा से शुरुआत है। और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो मुंबई तक आता है और बीच में नासिक भी पड़ता है। और अब हम शुरुआत करेंगे राज राज राजमार्ग। राज्य माने स्टेट और राजमार्ग माने होता है हाईवे, स्टेट हाईवे। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती हैं। अब आप याद रखिएगा इसे। और राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का होता है। पीडब्ल्यूडी का आप मैंने इंग्लिश में पूरे विस्तार आपको बता दूंगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। आप इसका हिंदी में तो आप देख सकते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। और जिला मार्ग अब देखेंगे आप, ये सड़कें जिला के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। और इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। आप देखेंगे जिला परिषद जो जिला मार्ग को बनाता है, उसे जिला परिषद माने बनाता है जिला मार्ग को। आपका 1 नंबर में जरूर क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, वैसे तो आ भी सकता है, आपके बोर्ड वाले हैं। और आप इस मैप को बुक में भी देख सकते हैं, और चाहे तो मैं तो स्लो आपको दिखा रहा हूँ। और आप ये देखेंगे जो आपका दिख रहा है, जो स्वर्णिम दिया गया था, स्वर्णिम मार्ग, तो आप देखेंगे यहाँ दिल्ली से आपका मुंबई में जुड़ा हुआ है, ये पीला पीला जो आपका गया है इधर से। और यहाँ दिल्ली से कोलकाता जुड़ा हुआ है, जो 6 लेन है जिसे कहते हैं, या अच्छा लाइन को जो। और यहाँ से आप देखेंगे चेन्नई जो मेगा सिटी को जोड़ता है, यहाँ चेन्नई, मुंबई से आपको चेन्नई जुड़ा हुआ है। एक क्वाड्रिलेटर में है, ज़्यादा इसमें पूरा नहीं दिख रहा है मैप, नहीं तो आपको दिख सकते थे। ये मेगा सिटी को आप नाम भी याद कर सकते हैं, जैसे चेन्नई है, उधर इस साइड कोलकाता है, ऊपर दिल्ली है और इधर मुंबई है। और आप यहाँ देख सकते हैं स्वर्ण चतुर्भुज, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, जैसे आप देख सकते हैं हम उत्तर दक्षिण गलियारा, ये आपका आया है यहाँ कन्याकुमारी तक होगा। और अब हम ज़्यादा टाइम नहीं, आप मैप को देख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा वीडियो में। अब अन्य सड़कें देखेंगे, ऊपर आप जैसे जिला सड़कें देखें, अब अन्य सड़कें। इस वर्ग के अंतर्गत वह सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों के शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना माने कि इसको बढ़ाने के लिए इसके तहत माने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला। आप 1 नंबर में आ सकता है कि सड़कों को विकास में प्रोत्साहन कैसे मिला, तो आपको याद होगा तो आप लिख सकते हैं। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों वे सड़कें, जैसे पक्की सड़कें देखो किसे कहा जाता है, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके द्वारा जोड़ना, माने कि पक्की सड़कें द्वारा जोड़ना भी इसका काम है। आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के द्वारा आप याद रखिएगा कि प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना, याद रखिएगा कि उसका काम क्या है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत यही किया जाता है, आप याद रखिएगा। सीमांत सड़कें अब देखेंगे, जैसा कि सीमांत लिखा है, सीमा का अंत होगा, लेकिन देखेंगे क्या होगा, इसमें क्या बताया गया है। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त
भारत सरकार पदा प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। सीमा देखेंगे आप, सीमा सड़क संगठन जो है उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्मारक महत्व की सड़कों का विकास करना। इसका देखेंगे आप, सीमा सड़क निर्माण संगठन का कार्य क्या, आप देख लीजिए आप, कि स्मारक महत्व सड़कों का विकास करना, और इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। आर्थिक विकास में, और आप देखेंगे आपका पहाड़ी रास्ते देखेंगे कितने खतरनाक होता है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः ये 12मासी सड़कें हैं। 12मासी सड़कें आपको याद रखना होगा, जो पक्की सड़कें होती हैं वो 12मासी सड़कें रहती हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। कच्ची देखेंगे आप, गड्ढा पड़ जाता है और उसमें पानी हो जाता है तो कीचड़ होता है, इसलिए आप नहीं जा पाते हैं। अगर आप गांव साइड के होंगे तो आपको कच्ची सड़क देखने को मिल सकता है। अब हम रेल परिवहन को शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सबको तो ख्वाहिश रहती है रेल और हवाई जहाज पे टहलने को। अभी तक तो हम रेल पर नहीं बैठे भैया। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। वस्तुओं तथा यात्रियों का रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है। जैसे क्या क्या कार्य है? व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। समन्वयक के रूप में भी भारतीय रेल जानी जाती है। और भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायित्व है। भारतीय रेलवे किसके माने उत्तरदायित्व है? आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे याद रखिए। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है। सार्वजनिक आपको याद, माने सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। सार्वजनिक और निजी आपको याद होगा, आपको दूसरा चैप्टर में पढ़ाया गया था इकोनॉमिक्स के। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी और 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, जैसे अंग्रेज लाए थे भारत में। और आप इसे याद रखिएगा कि 1853 में चलाया गया था, जो 34 किलोमीटर चला था, और मुंबई और ठाणे के। अब देखेंगे भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। अब देखेंगे वर्तमान रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय बताएं। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालयों को प्रदर्शित करें। मैं आपको मुख्यालय को और उनके जगह का नाम बता दूं, मैंने रेल प्रखंड को बता दूंगा, लेकिन अभी मैप का मैं अलग क्लास बनाऊंगा। उसके लिए हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, उसके लिए माने कि लाइव क्लास लेंगे, तो मैप को मैं दर्शाऊंगा। जब आपका बोर्ड का पेपर जब बचेगा, आने लगेगा, तो मैं मैप का बनाऊंगा वीडियो, वो भी लाइव क्लास में बता दूंगा आप लोगों को टाइम कि इतने तारीख को लाइव दूंगा, तो आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन हम आपको बता देंगे वर्तमान रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय आपको दिखा रहे हैं बस।
2 मिनट। रेल प्रखंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि प्रखंड को इंग्लिश में यहाँ तक जोन्स कहा जाता हो। उत्तरी देखेंगे, उत्तरी में नई दिल्ली है प्रखंड जैसे, और उत्तर पूर्व में देखेंगे तो गोरखपुर है, और दक्षिण में चेन्नई, और फिर पूर्व में देखेंगे तो कोलकाता है, और पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में चूरचगते मुंबई में है, और मध्य में देखेंगे तो मुंबई बीटी, और फिर दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो आपका कोलकाता, और उत्तर पूर्व फाल्टियर माने मालिंगाओ माने गुवाहाटी में है ये, और दक्षिण मध्य में देखेंगे तो सिकंदराबाद है, और पूर्वी तट पे देखेंगे तो भुवनेश्वर लिखा है, भुवनेश्वर, और पूर्व मध्य देखेंगे तो हाजीपुर है, और उत्तर मध्य देखेंगे तो इलाहाबाद है, इलाहाबाद आपके यूपी में ही पड़ता है, और उत्तर पश्चिम में जयपुर। और अब आपका खत्म हो गया, और हम यहाँ से फिर शुरुआत करेंगे। और आप इसे जरूर याद रखिए, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और अभी तो मैप पे दर्शाने वाला आपको भी बता दिया हूँ। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, आर्थिक व प्रशासकीय कारक हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि, प्रचुर साधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा। आपका क्वेश्चन 1 नंबर का या तो माने 3 नंबर का भी आ सकता है कि उत्तरी मैदान किस तरह रेल परिवहन को विकास में सहायक रहा, तो आप इसे याद रखिएगा, सहायक रहा। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की दुर्लभ उच्चवच विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जैसे देखेंगे आप। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग और पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश के वन्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। घाट माने कि नदी के किनारे, जैसे कि नाव के द्वारा जो पार किया जाता है, जहां स्थान रहता है उसे घाट कहा जाता है। और देखेंगे संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया। अब आपको कोंकण तट 9th में आप पढ़े थे, याद होगा आपको। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे कि भूस्खलन, किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, समस्या देख सकते हैं, जैसे भूस्खलन और क्या करें, रेलवे ट्रैक का धंसना रेलवे के लिए समस्या भी है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा
रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। आप भी चाहेंगे, अगर आप यूपी के होंगे तो जरूर चाहेंगे। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, अब हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलाने में कैसे मदद कर सकते हैं। आप अगर जंजीर ना खींचें या फिर रेल टाइम भी सही हो, कैसे मदद कर सकते हैं? जंजीर ना खींचो। अब हम पाइपलाइन देखेंगे। पाइपलाइन भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन साधन है। पहले पाइपलाइनों का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। पहले क्या करने हेतु होता था पहले पानी। और आज देखेंगे, आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों, बड़े ताप विद्युत गिराहों तक पहुंचाने में किया जाता है। अब आपका एक नंबर में आ सकता है आज अब पाइपलाइनों में क्या किया जाता है, माने क्या काम रहता है, तो आप लिख सकते हैं ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इनको चलाने की चलाने माने रनिंग इंग्लिश कहा जाता, लागत न्यूनतम है। माने कि बिछाने की तो लागत ज्यादा है, लेकिन चलाने की लागत सस्ता है। तब तो बढ़िया है, एक बार लगा दियो बस। वाहनांतर देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं है। वाहनांतर और देरी तथा हानियां माने इसमें कुछ खराब नहीं होगा, लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। ऊपरी असम के क्षेत्र जैसे देखेंगे क्षेत्रों में गुवाहाटी माने और फिर बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश में का उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। आप याद रखिएगा इसे, ये आपका आ सकता है माने कि पाइपलाइन परिवहन का। और आप पाइपलाइन का आप ये मैप आप देख सकते हैं। और हम ज़्यादा टाइम ना करते हुए, रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। इन दोनों शहरों को भारत के मानचित्र पर चिन्हित करें। जैसा कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कि मानचित्र का काम हम करेंगे, आप परेशान मत होइए। गैस पाइपलाइन गुजरात में
हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। अच्छा, गैस पाइपलाइन देखेंगे गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। या मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है, माने विजयपुर में भी रुकती है। और इसकी संख्याएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर और बबराला व अन्य स्थानों पर है। माने इसकी शाखाएं लिखा, सॉरी संख्या ने शाखाएं लिखा, आप देख लीजिएगा। आपको आ सकता है कि माने गुजरात में हजीरा को माने हजीरा और जगदीशपुर में मिलाने वाली की शाखाएं को लिखने को आ सकता है 1 नंबर 2 नंबर का। तो आप लिख सकते हैं राजस्थान में इसका कोटा में है और उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में है और बबराला व अन्य स्थानों पर भी है उत्तर प्रदेश में। अब हम जल परिवहन को देखेंगे। जैसा कि अब आपका ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसे दूसरे पार्ट में बनाएंगे और ये पार्ट 1 ख़त्म करते हैं और पार्ट 2 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, जहां मुझसे गलती हुई उसे सुधारने की मैं कोशिश करूंगा। और आप लाइक करना भूल सकते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आपको धन्यवाद और अगले टॉपिक में हम आपको जल परिवहन के साथ मिलेंगे और आप चैनल पर बने रहें बस।